हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी सेट लाइफ साइंस का जो आपका कल एग्जाम हुआ था उसका पार्ट 1 हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का लेक्चर का उसमें पूछा गया है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो कह रहा है कि एनर्जी का जो पिरामिड है वो कैसा होता है। कैन नेवर बी इन्वर्टेड, इज ऑलवेज इन्वर्टेड, कैन बी इन्वर्टेड एंड अपराइट, बोथ, इज स्टेबल। तो जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो हमेशा अपवर्डेड होता है, यानी कि यहाँ पर जो देख रहे हैं आप 10% एनर्जी का लॉ चलता है, यानी कि हर ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो वो 10% ही ट्रांसफर होती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 100 का 10% 10 होगा, इस तरह से यहाँ पे हर ट्रॉफिक लेवल में 10% जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है। यहाँ पे जैसे आपकी लिखा हुआ है, तो हमेशा एनर्जी का पिरामिड जो है वो अपराइट होता है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता। तो the pyramid of energy is always upright because energy is lost as heat when it moves from one trophic level to next. तो can never be inverted, is always inverted, can be, तो can never be inverted, कभी भी inverted नहीं होगा, हमेशा कैसा होता है, upright होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसमें पूछा गया है ग्रब 1977 गेव द आइडिया ऑफ। तो ग्रब जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है, इनको जो फुल फॉर्म है पीटर और जे ग्रब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इनका जो पब्लिश्ड है पेपर वो आपका 1977 में पब्लिश्ड हुआ था। तो इनका जो मतलब जो इन्होंने मतलब जो आइडिया दिया था वो रीजनरेशन निके का दिया था। तो ये आप इनका पबमेड पे पेपर दिया हुआ है, आप ये आईडी डाल करके चेक कर सकते हैं। तो इनका जो रिलेशन है वो ये रीजनरेशन निके से इनका रिलेशन है। तो इसका ए स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि द स्टडी ऑफ द इकोलॉजी ऑफ होल कम्युनिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। होल कम्युनिटी की स्टडी को क्या कहा जाता है इकोलॉजी में। तो यहाँ पर देखिए इकोलॉजी वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक होता है ऑर्ट इकोलॉजी और दूसरा होता है सिन इकोलॉजी। 1940 में इसको डिवाइड किया गया था। ऑर्ट इकोलॉजी में क्या होता है, द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल स्पीसीज इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, किस तरह से कोई इंडिविजुअल स्पीसीज है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, ऑर्ट इकोलॉजी। ऑर्ट इकोलॉजी आल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल स्पीसीज, geographical distribution, life cycle, reproduction and behavior. Ort ecology is also known as population ecology. Ort ecology का ही दूसरा नाम क्या है, population ecology। वहीं पर जो हमारा सिन इकोलॉजी है, सिन इकोलॉजी द स्टडी ऑफ हाउ ग्रुप ऑफ स्पीसीज, और जब ग्रुप ऑफ स्पीसीज जाता है उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, कम्युनिटी, इंटरेक्ट विद देयर एनवायरमेंट। सिन इकोलॉजी आल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ कम्युनिटीज, देखिए यहाँ पे आ गया है पॉपुलेशंस एंड इकोसिस्टम। सीन इकोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिटी इकोलॉजी और स्पीसीज इकोलॉजी। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि कम्युनिटीज के बारे में, तो कम्युनिटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाना चाहिए, आपका जाएगा क्या, सिन इकोलॉजी। इसके अलावा जो यहाँ पे नेचुरल इकोलॉजी का भी नाम दिया गया उसके बारे में जरा देख लेते हैं। नेचुरल इकोलॉजी या फिर जैसे जनरली हम लोग इकोलॉजी टर्म देते हैं, इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, इसे हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस दैट इन्फ्लुएंस नेचुरल लाइफ साइंस एंड हैबिटेट। तो यहाँ पे बोला गया था द स्टडी ऑफ द इकोलॉजी ऑफ होल कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग नाम देंगे क्या, सिन इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया सक्सेशन इज ए नेचुरल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ ए कम्युनिटी, यानी कि जब वो सक्सेशन होता है उसके बाद में स्पीसीज का कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाता है। तो सक्सेशन का मैंने एक अलग से लेक्चर डाला हुआ है इकोलॉजी के प्लेलिस्ट में, तो वहां पे जाकर के आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है चिपको मूवमेंट इज आल्सो नोन एज, चिपको मूवमेंट को और किस नाम से जाना है। तो पहले हम ये समझेंगे कि चिपको मूवमेंट है क्या। तो जो हमारा उत्तराखंड है वहां पर एक महान व्यक्ति हो जिनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका जीवन काल जो है वो 9 जनवरी 1927 से लेकर के 21 मई 2021 तक रहा। इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट थे एंड चिपको मूवमेंट के लीडर थे। द आइडिया ऑफ चिपको मूवमेंट वाज सजेस्टेड बाय हिज वाइफ, जिनका नाम था विमला बहुगुणा, उनके द्वारा ही दिया गया था। चिपको मूवमेंट में होता क्या था कि जब लोग पेड़ काटने के लिए आते थे तो वहां के जो लोग रहने वाले लोकल के लोग वो पेड़ को बचाने के लिए उन पेड़ों के साथ में चिपक जाते थे, चिपकने से नाम दिया है इसको चिपको। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और पॉइंट देख लीजिए। तो जो इन्वायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर इज आल्सो नोन, अब देखिए जो ये इस तरह के इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जितने भी मतलब जो ये होते हैं एक्ट होते हैं उनको एक अलग कैटेगरी बना दी गई है जिसको नाम दिया जाता है इन्वायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं।
इसे हम लोग नाम और दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे हम इसे पॉपुलर एनवायरमेंटलिज्म, लाइवलीहुड इकोलॉजी एंड लिबरेशन इकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कई सारे मूवमेंट आते हैं, जैसे आपका चिपकू मूवमेंट इन दी हिमालय हो गया, ठीक है, द स्ट्रगल अगेंस्ट दी नर्मदा डैम्स हो गया, चिको मेंडीज फाइट इन अमेजोनिया हो गया, द स्ट्रगल बाई ओगोनी, द इलाज एंड अदर ग्रुप इन दी नाइजर डेल्टा अगेंस्ट सेल। तो ये सारे मूवमेंट और जिनके अदर नाम है, अदर भी कई सारे मूवमेंट है जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो आंसर करेक्ट होना चाहिए वो एनवायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर, ये इसका सही स्टेटमेंट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः। तो एक एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में एक थ्योरी दी गई थी, जो लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई थी खुद से फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो जाएगा क्या, सी ऑप्शन। और जो ये धारणा थी कि जो लाइफ जो है वो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से ओरिजिनेट हुई है, इस धारणा को ब्रेक करने का काम किया था फ्रांसिस्को रेड्डी। इन्होंने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, एक ओपन कंटेनर रखा और उसके अंदर जो है वो एक मीट का टुकड़ा रख दिया और देखा कि वहां पे मक्खियां वगैरह, देखिए आप यहाँ पे दिख रही है, मक्खियां वगैरह जाकर के उस टुकड़े पे बैठी, उन्होंने वहां पे खाया पिया और वहां पर अपने जो वो मैगट है वो वहां पे रिलीज किए। तो इससे क्या पता चला कि अभी क्लियर नहीं हुआ कि लाइफ जो है वो कहाँ से आई। फिर वो दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने कि उस कंटेनर को सील कर दिया कॉर्क से। जब कॉर्क से सील कर दिया तो उसके बाद में क्या हुआ कि वहां पर मैगट नहीं बने। तो इनके मन में जिज्ञासा आई कि यार अगर स्वतः मतलब हो रहा था तो यहाँ पर भी मैगट बनने चाहिए था ना, लेकिन मैगट नहीं बने। इसके बाद इन्होंने सोचा कि शायद एयर ना जा रही हो, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आया। तो इन्होंने क्या किया, इसको एक जाली से कवर किया जिससे एयर वगैरह तो पास हो पा रही थी, लेकिन जो मक्खियां हैं वो क्रॉस नहीं कर पा रही। तो इसमें भी इन्हें मैगट का फॉर्मेशन नहीं मिला। तो इससे पता चलता है कि जो लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही ओरिजिनेट होती है, ना कि नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एराज। करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है एरा का। तो देखिए यहाँ पर जब जैसे आप देख पा रहे हैं तो आता है आपका एरा में आपका आएगा पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। अब देखिए पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक जो है वो आपका यहाँ पर एक सीक्वेंस में आपको दिख रहे हैं। इससे पहले भी कुछ एरा आते हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो उसमें आपका आ जाएगा एजोइक, आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा कौन सा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया द प्राइमरी लिविंग सेल्स वर। तो जो प्राइमरी लिविंग यानी कि सबसे पहले जो पृथ्वी पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो लिविंग सेल्स बनी थी वो कीमो हेटरोट्रॉप्स थी, यानी कि इन्वायरमेंट में केमिकल्स प्रेजेंट थे या जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट थे तो ये उनको कंज्यूम करती थी और सर्वाइव करती थी। तो यानी कि वो दूसरों पर डिपेंडेंट थे। तो इसको करेक्ट आंसर जाएगा कीमो हेटरोट्रॉप। द फर्स्ट लिविंग सेल ऑन अर्थ वर कीमो हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैन्स इवोल्यूशन इज। मैन का करेक्ट ऑर्डर बताना है इवोल्यूशन का। तो देखिए यहाँ पर हमने एक सीक्वेंस दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, फिर होमो हेवेलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल और होमो सेपियंस। तो आप ये सीक्वेंस जरा मैच कराने की कोशिश करिए। तो देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गया, होमो इरेक्टस हो गया और होमो सेपियंस। रामा इससे पहले आता है आपका रामापिथेकस। तो आपका देखिए ये जो बी स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस आप देख लीजिए, आपका ये हो गया, फिर आपका आ जाएगा होमो इरेक्टस और फिर होमो सेपियंस। इससे पहले जो है वो आपका आ जाएगा कौन, रामापिथेकस, ठीक है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट आपका जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय मॉलिक्यूलर क्लॉक। तो मॉलिक्यूलर क्लॉक द्वारा क्या मेजर किया जाता है। तो मॉलिक्यूलर क्लॉक इज ए मेथड फॉर मेजरिंग एवोल्यूशनरी टाइम बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ म्यूटेशन इन ए डीएनए, कि डीएनए में समय के साथ में कितने म्यूटेशन हुए हैं या जो प्रोटीन सीक्वेंसेस है उसमें ओवर द टाइम कितने म्यूटेशन हुए हैं, इसे हम लोग मॉलिक्यूलर क्लॉक से मेजर करते हैं। 16S rRNA वगैरह का यूज इसमें किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो रेट ऑफ चेंजेस इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा इसका। रेट ऑफ चेंजेस इन एडाप्टेशन नहीं, रेट ऑफ चेंजेस इन स्पीसीज कंपोजिशन नहीं, रेट ऑफ चेंजेस इन वेरिएशन नहीं। इसका करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है जेनेटिक डाइवर्जेंस इज आल्सो नोन एज। जेनेटिक डाइवर्जेंस को किस नाम से और जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक एंसेस्टर है, उसमें जेनेटिक डाइवर्जेंस हुआ, उसके बाद में जो वेरिएशंस आते रहते हैं तो वो जाकर के फ्यूचर में एक नई स्पीसीज बन जाती है। तो जेनेटिक डाइवर्जेंस इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक चेंजेस एक्यूमुलेट ओवर टाइम इन टू और मोर पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज लीडिंग टू इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज होती है और जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो वेरिएशन की वजह से इंक्रीज होती है। उसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाना चाहिए एज पर माई नॉलेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है द इंटरैक्टिंग स्पीसीज इवॉल्व टुगेदर इन रिस्पॉन्स टू ईच अदर इज कॉल्ड। जो स्पीसीज एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं वो एक दूसरे के साथ में ही क्या हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं। तो देखिए दो टर्म होते हैं जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे पहले आप पैरासिटिज्म समझ लीजिए। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक होस्ट होता है और एक पैरासाइट होता है, यानी कि एक को नुकसान हो रहा होता है और एक को फायदा हो रहा है। सिम्बायोसिस में क्या होता है, दोनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन वहां पर इवोल्यूशन की बात नहीं आती है। अब देखिए को एवोल्यूशन और को एडॉप्टेशन। तो को एवोल्यूशन इज द रेसिप्रोकल इवोल्यूशनरी चेंजेस दैट अकर बिटवीन इंटरेक्टिंग स्पीसीज और बायोमॉलिक्यूल, यानी कि इवोल्यूशनरी चेंजेस जो है वो इंटरेक्टिंग स्पीसीज में हो रहे हैं। तो इससे करेक्ट आंसर जाना चाहिए क्या, को एवोल्यूशन। अब हम बात करते हैं को एडॉप्टेशन की। तो को एडॉप्टेशन इज ए प्रोसेस वेयर टू और मोर इंटरेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट टुगेदर इन रिस्पॉन्स टू द सेम सेलेक्टिव प्रोसेस। तो यहाँ पे इंटरेक्टिंग कैरेक्टर्स इवॉल्व होते हैं, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व की बात नहीं की गई है, स्पीसीज इवॉल्व की बात नहीं की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा कौन सा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है एनिमल्स आर एक्टिव एट सनराइज एंड सनसेट, यानी कि जो शाम का समय होता है जब सूरज मुंद रहा होता है, तो उस कंडीशन में वो एनिमल जो एक्टिव रहते हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है। तो नेक्टर्नल एनिमल जो है वो आपके रात में एक्टिव रहते हैं, ठीक है, और जो डायर्नल जो है वो आपके दिन में रहते हैं, और जो क्रिपस्कुलर एनिमल्स होते हैं वो आपके वो ट्विलाइट यानी कि जो शाम का समय होता है उस टाइम पर एक्टिवेट होते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, क्रिपस्कुलर। नॉक्टर्नल के बारे में देख लीजिए, एक्टिव एट नाइट एंड स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे, रात में जगते हैं दिन में सोते हैं। एग्जांपल इंक्लूड आउल, बैट, कॉकरोच, फॉक्सेस, बैडगर्स, स्नेल्स एंड हेजॉग्स। अब देखिए जो ह्यूमन भी है वो धीरे धीरे नॉक्टर्नल कैटेगरी में होता जा रहा है। जो आईटी सेक्टर में जितने भी लोग काम करते हैं वो रात में काम करते हैं क्योंकि उनको डाटा की स्पीड अच्छी मिलती है, और वो दिन में सोते हैं, तो वो भी धीरे धीरे नॉक्टर्नल होते चले जा रहे हैं, ठीक है। डायर्नल जो है वो आपका एक्टिव ड्यूरिंग डे एंड स्लीपिंग व्हेन इट इज डार्क। जो गांव के लोग होते हैं वो इस तरह के रूटीन फॉलो करते हैं, वो दिन में खूब जम के काम करते हैं और रात में मस्त सोते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड मोस्ट बर्ड, मोस्ट मैमल एंड बटरफ्लाइज। मोस्ट मैमल बोला गया इसीलिए ऑल मैमल नहीं बोला गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नॉक्टर्नल कैटेगरी में आ चुके हैं। क्रीपस्कुलर की बात करते हैं तो एक्टिव प्राइमरली ड्यूरिंग ट्विलाइट, यानी कि शाम के समय वो एक्टिव रहते हैं, विच इज द पीरियड ऑफ डाउन एंड डस्क। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग लॉयन एंड अमेरिकन कॉकवुड। सम क्रीपस्कुलर एनिमल में आल्सो बी एक्टिव बाय मूनलाइट और ड्यूरिंग एंड ओवरकास्ट डे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है इज डिसऑनेस्ट सिग्नल। डिसऑनेस्ट मतलब होता है जो अपने लिए ईमानदार ना हो या किसी दूसरे के लिए ईमानदार ना हो, ठीक है। तो डिसऑनेस्ट सिग्नल्स में क्या होता है कि जो सेंडर होता है वो सिग्नल तो भेजता है लेकिन वो गलत सिग्नल भेज देता है, ठीक है। तो डिसऑनेस्ट सिग्नल इज व्हेन ए सेंडर कन्वे इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू ए रिसीवर बेनिफिटिंग द सेंडर एट द रिसीवर एक्सपेंसेस, यानी कि जो मैसेज भेजने वाला है उसको तो फायदा होगा लेकिन जो रिसीव करने वाला है उसका नुकसान भी हो सकता है। तो ठीक है, तो ये इसका जो है अब ऑप्शन देखिए आप, बोथ सेंडर और रिसीवर आर हार्म, नहीं, सेंडर को फायदा होगा रिसीवर को नुकसान होगा। बोथ सेंडर और रिसीवर आर बेनिफिटेड, नहीं, सेंडर इज बेनिफिटेड एंड रिसीवर मे बी हार्म्ड और स्टे न्यूट्रल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेंडर इज हार्म्ड एंड रिसीवर इज बेनिफिटेड। तो ये स्टेटमेंट गलत है, आपका करेक्ट आंसर जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है बोथ पेरेंट्स मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व इन केयरिंग ऑफ यंग वंस। तो इस तरह का जो पेरेंटल केयर होता है उसको बाई पेरेंटल केयरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है, तो इस इमेज में आपको दिख रहे हैं गिब्बन्स, ठीक है। नेक्स्ट में आपको दिख रहे हैं मार्मोसेट्स, और यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं ये आपको दिख रहे हैं कौन से, और ये मिल रहे हैं आपको टेमेरेंस। तो ये तीनों ही जो मंकी की एक तरह से कहा जाए तो स्पीसीज हैं जो बाई पेरेंटल केयर शो करती है। तो व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट वर्क टुगेदर टू केयर फॉर देयर ऑफस्प्रिंग इट्स कॉल्ड बाई पेरेंटल केयर। दिस टाइप ऑफ केयर इज रिलेटिवली rare but it has evolved in many species including bird, mammal, fish, amphibians and insects। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो जाना चाहिए ऑल ऑफ दी दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है इफ सेवरल डिफरेंट सैंपल ऑफ डीएनए आर मेल्टेड it is found that melting temperature is highest for those DNA that contain the highest proportion of। देखिए आपको यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड दे दिए हैं, तो आपको पता है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और जो ग्वानिन जो साइटोसिन होता है उसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन का नंबर जिस डीएनए में ज्यादा होगा उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाना चाहिए क्या, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है ए नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट रिकॉग्नाइज डिफरेंट टारगेट सीक्वेंस बट प्रोड्यूस द सेम स्टैगर्ड एंड और ओवरहैंग आर नोन एज। देखिए राइबोसोम वो होते हैं जो आरएनए एक्ट करते हैं एंजाइम की तरह, जाइमोजन जो होते हैं वो आपके
इनएक्टिव एंजाइम्स को जाइमोजन बोला जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके नहीं होंगे। बचता है दो, आइसोसाइजोमर्स और आइसोजाइम्स। तो आइसोजाइम्स मतलब होता है सेम एंजाइम्स। तो यहाँ पे देखिए आइसोसाइजोमर और न्यूसाइजोमर दो टर्म होते हैं जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिस्पेक्ट में यूज किए जाते हैं। तो आर बोथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट रिकॉग्नाइज द सेम डीएनए सीक्वेंस, दोनों ही क्या करते हैं, सेम डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। बट दे डिफर इन हाउ दे क्लीव द सीक्वेंस, लेकिन ये उस सीक्वेंस को कैसे काट रहे हैं उसमें ये डिफर होते हैं। तो पहले आइसोसाइजोमर को देखते हैं। तो these enzyme cleaves the same sequence as the prototype enzyme which is the first enzyme to recognize that sequence। यानी कि प्रोटोटाइप वो एंजाइम होते हैं जो सबसे पहले उन एंजाइम मतलब उस रिस्ट्रिक्शन साइट को क्लीव करते हैं। तो आइसोजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटोटाइप की तरह ही वर्क करते हैं। अब देखिए बात करते हैं न्यू मतलब होता है नया, न्यूसाइजोमर। These enzyme cleave the same sequence as isocytomer, यानी कि जिस जगह पर आइसोसाइजोमर जैसे कट कर रहा होता है उसी की तरह उसी सेम सीक्वेंस पर ये लोग भी क्लीव करते हैं, बट एट डिफरेंट साइड। सेम सीक्वेंस रहेगा लेकिन साइड जो है वो डिफरेंस रहेगी। न्यू साइजोमर आर सबसेट ऑफ आइसोसाइजोमर, न्यू साइजोमर जो है वो सबसेट होते हैं किसके, आइसोसाइजोमर के। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो इस हिसाब से देखिए आइसोजाइम की तो कहीं बात ही नहीं की गई। आइसोजाइम वो होते हैं जो सेम एंजाइम एक तरह से वर्क करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए वो आपका जाएगा क्या, आइसोसाइजोमर। A number of restriction enzyme that recognize different target sequence but produce the same staggered end और overhang are known as isosizomers। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, ए ऑप्शन। तो यहीं पर आइसोजाइम के बारे में भी जरा हम लोग देख लेते हैं। लास्ट जो आपका 2023 का एमपी सेट का एग्जाम हुआ था वहां पर आइसोजाइम से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइसोजाइम आर मल्टीपल फॉर्म ऑफ एंजाइम, एक ही एंजाइम की कई सारी फॉर्म्स होती हैं जो कैटेलाइज करती हैं सेम रिएक्शन, बट जो उनका अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है, जो एंजाइम का स्ट्रक्चर और रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट होती है। उन्हें हम लोग नाम देते हैं क्या, आइसोजाइम्स। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया था, दैट रिकॉग्नाइज डिफरेंट टारगेट सीक्वेंस बस प्रोड्यूस द सेम स्टैगर्ड एंड। तो इसको हम लोग नाम, ये आंसर जो है वो हमारा ए ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। इसमें पूछा गया है इमेजिंग स्पेसिमेंस दैट आर टू बिग टू इमेज्ड यूजिंग अदर माइक्रोस्कोप बेस्ड इमेजिंग मेथड, जैसे कि आपका वर्टिब्रेट एम्ब्रियो को आपको इमेजिंग करनी है, कैन बी अचीव्ड बाय। तो इस तरह की जो इमेजिंग है वो हमारे पास कई सारे मेथड हैं, जैसे आपका ऑप्टिकल प्रोजेक्शन टोमोग्राफी, न्यूक्लियर स्टेनिंग फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, एक्सपेंशन माइक्रोस्कोपी, EXM बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ऑप्टिकल माइक्रोटोमोग्राफी, ओपन टी बोल रहे हैं, लेवल फ्री मल्टीकलर ऑप्टिकल सरफेस टोमोग्राफी। तो इस ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो आपको सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिल रहा है, तो आपका सेकंड आंसर जो है वो करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया था एक्सटेंशन ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी कि अनोवा का एक्सटेंशन के बारे में पूछा। तो अनोवा के कई सारे एक्सटेंशन होते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से हैं। विच इंक्लूड द कोवेरिएंस ऑफ द आउटकम ऑफ द यूनिवेरिएट अनोवा। तो इस हिसाब से आपका कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट जाना चाहिए। तो अनोवा मतलब हुआ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो अनोवा के दो तीन मॉडिफिकेशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एक आपका एनकोवा हो गया, मनोवा हो गया और मनकोवा हो गया। तो अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है, तो एनकोवा मतलब हो जाएगा एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। और यहाँ पर बात की गई थी किसकी, कोवेरिएंस। तो इसको हम लोग नाम, इसका करेक्ट आंसर जाएगा क्या, एनकोवा। अगर बात करते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस तो आपका मनकोवा हो जाता, और आपका बात करते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस तो आपका हो जाता है मनोवा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये तीनों दिया हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, एनकोवा, यानी कि कोवेरिएंस की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है द मेथड दैट कैन सीक्वेंस ए सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट द नीड फॉर इंटरवेनिंग, यानी कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी किसकी, पीसीआर एम्पलीफिकेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, केमिकल लेबलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आइडेंटिफाई दी केमिकल लेवल एंड हैव पोटेंशियल फॉर हाई थ्रूपुट लो कॉस्ट सीक्वेंसिंग। तो इस तरह की कंडीशन जो है वो किस सीक्वेंसिंग में फॉलो हो रही है। तो सेंगर सीक्वेंसिंग का हमने लेक्चर लिया हुआ है, आप जाकर के टूल्स एंड टेक्निक वाली उसमें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सेंगर सीक्वेंसिंग, डाइडिऑक्सी सीक्वेंसिंग, ये सारी पायरो सीक्वेंसिंग, ये सब हमने वहां पे डिस्कस किया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा नहीं जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर जो वो आपका जाएगा वो आपका है नैनोपोर सीक्वेंसिंग। नैनोपोर सीक्वेंसिंग एक मेथड है जिसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल को पास किया जाता है थ्रू ए नैनोपोर, यहाँ पर जो पोर है इससे पास किया जाएगा विद एन आयनिक करंट डिसरप्ट द करंट क्रिएटिंग ए कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जब यहाँ पे जो करंट डिसरप्ट होगा तो इलेक्ट्रिक सिग्नल आते हैं, जिसकी बेसिस पर हम इमेज पता चल जाता है कि जो सीक्वेंस है या जो नाइट्रोजन बेसिस है वो क्या होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका नैनोपोर सीक्वेंसिंग। हम ये सारी टेक्निक्स जो है वो एक एक करके
वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बस हमें थोड़ा समय चाहिए, अभी समय का अभाव है, इसलिए हम सारी टेक्निक्स जो है वो आपके साथ में डिस्कस नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है वेरी प्योर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी कैन बी प्रोड्यूस इन रैट एंड माइस इन। तो कह रहा है कि प्योर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी बनानी है तो वो कहाँ पर बनेगी। तो देखिए आप यहाँ पर एक टर्म है एसाइटिक फ्लूइड। एसाइटिक फ्लूइड मतलब क्या होता है कि जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसके जो अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसे नाम दिया जाता है क्या, एसाइटिक फ्लूइड। तो ये एंटीबॉडी, इस तरह की एंटीबॉडी जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, जो हाइब्रिडोमा सेल्स बनाते हैं, हाइब्रिडोमा सेल्स को जो माइस या रैट है उसकी पेरिटोनियल कैविटी में इंजेक्ट करा देते हैं। वहां पर जाकर के वो हाइब्रिडोमा सेल्स जो है वो ग्रो करेंगी और ट्यूमर इंड्यूस करती हैं, और ट्यूमर इंड्यूस करने के बाद में जो पेरिटोनियल चेम्बर है, जो कैविटी है, उसी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं। बाद में जो सेल ग्रो होंगी या जो सेक्रेटेड एंटीबॉडी होंगी उनको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं और उनको हम लोग यूज करते हैं प्योर एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो ये जो सबसे सही या प्योर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी है वो आपका एसाइटिक फ्लूइड में मिलती है। यहाँ पर दोनों तरह से आपको मिलती है, एक पॉलीक्लोनल भी जनरेट करते हैं और मोनोक्लोनल भी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग एसाइटिक फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका पूछा गया इम्यूनोसॉर्बेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यानी कि ISEM is a diagnostic technique for visualizing virus particle by using virus specific antibodies conjugated to। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए वो जाना चाहिए क्या, गोल्ड पार्टिकल। वायरस को डिटेक्शन में गोल्ड पार्टिकल का यूज किया जाता है। तो ये जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशियोमेट्रिक सैम्पलिंग इज स्टडी ऑफ बिहेवियर इज यूज्ड फॉर स्टडिंग इंटरेक्शन बिटवीन। तो किसके इंटरेक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है, तो सोशियोमेट्रिक मैट्रिक सैम्पलिंग इज यूज्ड टू स्टडी इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI वर्क वेरी वेल इन रूटीन क्लिनिकल इमेजेस ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ टिश्यू बिकॉज ऑफ अबंडेंस ऑफ। तो यहाँ पे देखिए आयंस ऑप्शन दिया हुआ है, साल्ट, प्रोटॉन और बाइल। तो बाइल वगैरह का आप कभी सोचे हैं कि किसी टेक्निक में यूज किया जा रहा होगा, तो नहीं ना, सिंपल सा है। तो इसमें देखिए पावरफुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड अराउंड द पेशेंट टू अलाइन द प्रोटॉन इन देयर बॉडी। तो यहाँ पे देखिए पेशेंट जो होता है वो उसको लिटा देते हैं, उसके चारों ओर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं ताकि प्रोटॉन जो है वो अलाइन हो सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो जाएगा वो आपका जाएगा क्या, प्रोटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है इन रेडियो एक्टिव डिके ए न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड टू ए प्रोटॉन बाय द इजेक्शन ऑफ। जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कैसे कन्वर्ट होता है रेडियो एक्टिव डिके में। तो देखिए इन रेडियो एक्टिव डिके न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड टू ए प्रोटॉन बाय इजेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसे एक प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, बीटा माइनस डिके। तो बीटा माइनस डिके में जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो देखिए इसी का दूसरा नाम भी होता है नेगाट्रॉन डिके, भी इसको बोला जाता है। नेगाट्रॉन डिके आल्सो नोन एज बीटा माइनस डिके is a type of radioactive decay where an unstable nucleus emit a negatron or negative beta particle and an aminotron। तो अगर इसका बिल्कुल सटीक आंसर बोला जाए तो आपका जाना चाहिए था इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर जो है वो नेगाट्रॉन भी किसी भी कंडीशन में सही हो सकता है। तो इसका जो आप आंसर लगाएंगे वो आप लगाएंगे सी। तो इस लेक्चर में हमने टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, बाकी के जो हम 25 क्वेश्चन है वो पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।